हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं विज्ञान मॉक टेस्ट की सीरीज़ 2। फर्स्ट हम देख चुके हैं 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक, और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सारे ही क्वेश्चन जो है आपके ऐसे सिलेबस से कवर कराए हैं मैंने यहाँ पे, जो कि आप अगर सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, टेट का एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें सामान्य विज्ञान आना है, तो उसके लिए यूज़फुल है ये आपका मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि थ्योरी वीडियो क्योंकि मैं अलग से बना के आपको देती हूँ, जो भी टॉपिक्स है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में समझाती हूँ, इसलिए मॉक टेस्ट को बहुत ही फास्ट मोड में हम कर रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक आपके लिए एक प्रैक्टिस है कि ये सब आपको कितना बनता है, और अगर नहीं बनता है तो आप इसको याद करते चलें। एक एंजाइम नाम बताएं, एक एंजाइम का नाम बताएं जो वसा यानी फैट को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन सारे हैं सामने, देखते चलिए। ऐसा एंजाइम जो फैट को पचाने में मदद करता है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लाइपेस। ठीक है, लाइपेस, इसको याद करते चलिएगा। एंजाइम जो फैट को पचाता है, लाइपेस। अगला क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन के साथ किससे प्रतिक्रिया करके बनाया जाता है, यानी क्लोरीन और क्या चीज़ आपस में प्रतिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाती हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन बनता है ब्लीचिंग पाउडर। ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर का नाम बताएं जो प्राकृतिक रबड़ जैसा दिखता है। सिंथेटिक पॉलीमर ये आपका 8th क्लास के सिलेबस में है साइंस के। ठीक है, और अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, तो देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 8th क्लास से ऊपर के लेवल का वो किसी भी तरह से नहीं पूछते, वो अपनी बुक से ही पूछते हैं क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं, एच टेट दे रहे हैं, कोई अदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो फिर उसमें लेवल का इतना नहीं, उसमें लेवल हाई आता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन। पॉलीमर पे एक अलग से थियोरेटिकल वीडियो बना दूंगी मैं आपको, अगर कमेंट कर दीजिएगा अगर चाहिए होगा तो। इंजनों में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? इंजनों में रेडिएटर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इंजन की आवाज़ को कम करने के लिए, इंजन को ठंडा रखने के लिए, इंजन को गर्म रखने के लिए, या इंजन को चालू रखने के लिए। तो करेक्ट आंसर क्या होता है? इंजन को ठंडा रखने के लिए। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सापेक्ष उपस्थिति, सापेक्ष आर्द्रता को ब्लैंक से मापा जाता है। किससे मापा जाता है सापेक्ष आर्द्रता को? वायुमंडल में जो भी नमी होती है उसको कैसे नापते हैं, किस चीज़ से? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका? हाइग्रोमीटर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हाइग्रोमीटर है, हाइड्रो नहीं है। केपलर के किस नियम के अनुसार पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान दर से गति नहीं करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने पढ़ा है केपलर के नियम तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लीजिए इसको। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाता है द्वितीय। सेकंड जो है लॉ है वो है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि केपलर के, जैसे आपको पता है कि जो धरती है वो 24 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा करती है। ठीक है, 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है, और 365 दिन में अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है। ठीक है, तो अपनी कक्षा पे ऐसे 365 दिन में आती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो गति करती है तो क्या हमेशा एक ही स्पीड से करती रहती है, या कभी बहुत स्लो हो जाती है, कभी बहुत तेज हो जाती है? तो कैसा मोशन रहता है उसका? यूनिफॉर्म मोशन रहता है, नॉन यूनिफॉर्म? तो केपलर के ने सेकंड के दूसरे नियम जो है उसके अनुसार उन्होंने ये बताया है कि जो धरती है वो एक समान एक दर से गति नहीं करती, कभी वो तेज हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है। कुल मिला के वो अपना फिक्स टाइम पे कंप्लीट कर लेगी अपनी कक्षा पे पूरा एक राउंड, लेकिन कभी वो तेज गति करती है, कभी वो धीमे गति करती है। ये ऐसा केपलर का द्वितीय नियम कहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया के द्वारा अपने शरीर में जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहित भोजन पच जाता है और फिर उस जीव के शरीर की कोशिकाओं में अवशोषित हो जाता है, क्या कहलाता है? सीटेड में ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे जो बहुत लेंदी होंगे, उसको पढ़ने में आपको टाइम जाएगा।
तो देख लीजिए ऐसा पोषण क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है होलोजोइक पोषण। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, एक बार आप इसको चाहें तो फिर से रीड कर सकते हैं ताकि याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे भी आपको रीड करना लगे आप वीडियो पॉज कर दिया करिए और पढ़ लिया करिए इसको ध्यान से, क्लियर होता चले। वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवित जीव के शरीर से बिना उसे मारे प्राप्त करता है, मतलब कि दूसरे जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करता है लेकिन बिना उसे मारे, मतलब जीवित जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करता है, ऐसा पोषण क्या कहलाता है? तो ये बहुत इजी है, ये परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन परजीवी पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हार्मोन्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहले ये सारे कथन पढ़ लीजिए ध्यान से। हार्मोन विशेष उत्तरों या अंगों पर काम करता है। हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित होता है और फिर रक्त संचार प्रणाली के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा कम मात्रा में स्रावित होता है। तो आपने पढ़ लिए तीनों कथन, अब बताइए कि कौन से सही हैं। पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही सही हैं अपनी जगह पे। अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार हो जाती है? ठीक है, होती है, गोल गोल बूंदें होती हैं। तो देख लीजिए, सतही तनाव, वातावरणीय घर्षण, वर्षा जल की श्यानता, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सतही तनाव। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? ठीक है, जेली टाइप सब्सटेंस होता है कुछ, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। कोशिका द्रव, एक्टोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, थ्योरेटिकल एनसीईआरटी बेस्ड अम्ल वाला। तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का सबसे परिवर्तनशील तत्व है, सबसे परिवर्तनशील तत्व कौन सा है? तो देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, वाटर वेपर या फिर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। एंड करेक्ट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, O2, यानी कि ऑक्सीजन सबसे परिवर्तनशील तत्व है वायुमंडल का। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। एक ये देख लीजिए, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का नाम बताएं, मतलब एक टाइप बताना है आपको। पता है प्लास्टिक जो है, पॉलीमर प्लास्टिक जो है वो दो तरह की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो यहाँ आपको एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का नाम बताना है, एग्जाम्पल दिए हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो थर्मोप्लास्टिक के टाइप है, जबकि बाकी ये सारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के टाइप हैं। आगे बढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल है। पहले तो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको विकल्प चुनने हैं। ब्रेन, मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, स्प्लीन, तंत्रिकाओं, तंत्रिकाएं मतलब ये चार चीज़। अब आपको बताना है इनमें से कौन से सही हैं। पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और चौथा, मतलब कि आपके ये शामिल है, ये शामिल है और ये शामिल है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र में। अगला क्वेश्चन, लास्ट में मार्क्स जरूर कमेंट करिएगा। सेरेबेलम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्पेशली सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कथन दिए हैं, फिर आपको विकल्प चुनना है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। यह लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचलन कर नियंत्रित करता है। यह अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है। तो देख लेंगे यहाँ पे क्या सही होगा। यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा जो है वो सही है। ठीक है, दूसरा,
या लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचलन कर नियंत्रित करता है, और यह मस्तिष्क का ही एक हिस्सा है, ठीक है, सेरेबेलम। अगला क्वेश्चन है आपका, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। विसर्जन, प्रसार, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस। कोशिकाओं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, वो प्रक्रिया का नाम क्या है? एंडोसाइटोसिस। क्या? एंडोसाइटोसिस, साइटोसिस, याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पौधों द्वारा अपने अपशिष्ट उत्पादों से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न तरीके हैं। आपको पता है पौधे भी एक्सक्रीट करते हैं, वही चीज़ है यहाँ पे। रंध्रों और लेंटिसेल्स के माध्यम से गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन, पत्तियों, छालों और फलों को गिराकर जमा किए गए ठोस और तरल अपशिष्ट का उत्सर्जन, गोंद और राल के रूप में अपशिष्ट स्रावित कर। किस तरह से वो करते हैं अपशिष्ट जो है वो एक्सक्रीट। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कथन आपका सही है। करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, पौधों द्वारा स्रावित अपशिष्ट उत्पादों का नाम बताएं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प या सभी सही हैं। तो यहाँ पे आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन जो है वो एक तरह से पौधे जो है वो छोड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर ट्रांसपिरेशन भी होता है जिसकी वजह से जलवाष्प भी जाता है, उड़ता है, ठीक है। यहाँ तो आपके मल्टीपल आंसर्स जो है वो करेक्ट। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, ना कि छोड़ते, स्रावित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऐसी सिचुएशन पे हो जाता है ऑक्सीजन। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये ऑक्सीजन ही इसमें है, क्योंकि आपको सबको पता है कि पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारी पानी की खोज किसने की थी? हार्ड वाटर जिसे कहते हैं या भारी पानी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है H.C. यूरे। H.C. यूरे, भारी पानी की खोज। अगला क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करें। सीरीज में लगाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस में कौन कौन से चरण होते हैं? तो ये सारे ऑप्शंस देख लीजिए फटाफट से, फिर सही आंसर बता रहे हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले अंतर्ग्रहण होता है, फिर पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर आत्मसात होता है, और फिर लास्ट में विसर्जन, जो भी वेस्ट बचता है उसका विसर्जन होता है। तो ये आपका सही क्रम होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंग लगने पर लोहे का भार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित हो जाता है या अपरिवर्तित ही रहता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जंग लगने पे लोहे का जो है भार वो बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? टिन, पारा, सोना या प्लेटिनम? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा पारा। 8th के सिलेबस से ये क्वेश्चन पिक किया हुआ है। हेमेटाइट अयस्क से किस धातु को प्राप्त किया जाता है? एल्युमिनियम, निकेल, लोहा या तांबा? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा लोहा, हेमेटाइट अयस्क से। अगला क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें मैंने आपको 6th to 8th की जो साइंस की बुक्स है उसमें से पिक किए हैं, NCERT से। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो देख लीजिए, ये दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। जो भी हम खगोलीय दूरी जो नापते हैं वो प्रकाश वर्ष में नापते हैं। मनुष्य दाढ़ी बनाते समय कौन से दर्पण का प्रयोग करता है शेविंग के लिए? यानी जो सैलून्स में मिरर यूज़ होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होता है आपका अवतल मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण होता है। और इसके अलावा जो गाड़ियों के रियर मिरर होते हैं वो क्या होते हैं? वो उत्तल होते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम तक क्यों चलते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है तो
जाहिर सी बात है कि तारे उल्टी दिशा में चलते हुए दिखेंगे। जैसे हम लोग कार से गाड़ी से कहीं जाते रहते हैं तो पेड़ हमें अपने से अपोजिट डायरेक्शन में, बगल लग साइड में जो लगे रहते हैं रोड में पेड़ वगैरह, वो हमें पीछे जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। एक ऐसे एंजाइम का नाम बताएं जो कि प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है। आपको पता है एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं एक तरह से, लेकिन ये प्राकृतिक तौर पर प्रोटीन नहीं है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइबोजियम। ठीक है, तो राइबोजियम जो है वो प्रोटीन नहीं है प्राकृतिक रूप से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। अभी ऊपर जो क्रम मैंने बताया था उसमें ये सबसे पहले यही था ना, इंजेशन, तो ये सबसे पहले है भोजन ग्रहण करने की, यानी खाने की प्रक्रिया ही है। बाकी सारी प्रक्रिया इसके बाद होती हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा ऐसे उसको बड़ा बना के पूछा हुआ है यहाँ पे। तो इसको कहते हैं पोषण, न्यूट्रिशन। ठीक है, किसी भी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उसको उपयोग करने की प्रक्रिया कहलाती है पोषण। तो आई जस्ट होप कि आपको जो टेस्ट पसंद आया होगा। इसके पहले वाला अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।